26 जनवरी की जादुई ड्रेस। अरे सुगंधा, तू बस दिन रात ये कपड़े सिलते रही हो, आखिर कब तक तू ये कपड़े सिलेगी? क्या करूं? अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो अपनी दोनों नंदों की कॉलेज की फीस कैसे भरूंगी? और ये भी नहीं पता कि मनीष जी की कब कोई खबर आएगी। सुगंधा का पति मनीष फौज में था और पिछले 2 साल से उसकी कोई खबर नहीं थी। तब से सुगंधा ही उसके घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। वो अपनी दोनों नंदों की कॉलेज की फीस भरती थी, साथ ही घर खर्च चलाती थी। भाभी, आज हमारी मैडम ने कहा कि अगर हम अच्छे क्रिएशन बनाना सीख गए तो फैशन शो में हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल बेटा, तुम लोग मेहनत करो। अच्छा, अब मैंने खाना लगा दिया, चलो चलकर खा लो। वो सब साथ में खाना खाते हैं। फिर अगली सुबह, सुगंधा, तूने जो पिछली बार साड़ी पर बॉर्डर लगाया था ना, वो मेरी बहू को बड़ा पसंद आया। उसने कहा है कि वैसे 2 ब्लाउज और तुम बना दो उसके लिए। ठीक है दीदी। सारा दिन उसके हाथ घर के काम या फिर मशीन पर ही चलते। सुबह से शाम वो यही करती और रात को सिरहाने रखी अपने पति की तस्वीर को देखती और चुपचाप आंखों में आंसू लिए कहती, जल्दी लौट आओ जी, आपकी दोनों बहनें और मैं आपका हमेशा से इंतजार करते हैं। सुगंधा जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। उसकी दोनों नंदे 10 किलोमीटर पैदल चलकर अपने कॉलेज जाती ताकि बस का किराया बच सके। उन्हीं के कॉलेज में अमीर घरों की लड़कियां भी आती जो हर बात में अपने रुतबे का प्रदर्शन करती थी। ओह माय गॉड, ये दोनों बहनें तो फिर वही पुराने सलवार सूट में आ गई। यार, इनका फैशन सेंस देखो, 2 ही सूट है दोनों बहनों के पास जो अब घिस भी चुके हैं। दोनों बहनों की नजर शर्म से झुक जाती है। दीदी, कभी कभी मन करता है कि कॉलेज ही छोड़ दो, लेकिन फिर भाभी का ख्याल आता है। भाभी ने अपने हाथों की चमड़ी तक घिसती है हमारे लिए। सही कहा, अगर हम पीछे हट गए तो उनका भरोसा टूट जाएगा। शाम को जब दोनों बहनें घर लौटती हैं तो सुगंधा पहले उनका चेहरा देखती। क्या हुआ, थक गई हो क्या, या कोई और बात है? ऐसी बुझी हुई शक्ल क्यों बना रखी है? नहीं, कुछ भी नहीं भाभी, सब ठीक है, वो तो बस ऐसे ही। दोनों बहनें किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज कॉलेज में एक नई हलचल ने सभी स्टूडेंट्स के बीच उत्साह भर दिया। इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह खास होने वाला है। हमारा फैशन विभाग एक विशेष ड्रेस क्रिएशन कंपटीशन आयोजित कर रहा है, जिसका विषय होगा तिरंगा थीम पर आधारित इंडियन फ्यूजन ड्रेस। जो भी छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे उन्हें अच्छे मार्क्स तो मिलेंगे ही, साथ में अच्छा इनाम भी मिलेगा। फिर जैसे ही क्लास खत्म हुई, दोनों बहनें, यही मौका है हमारे लिए प्राची, पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम कुछ सामान भी खरीद पाए। हम भाभी से बात करें? नहीं, बेकार में ही उनकी टेंशन बढ़ेगी। दोनों कॉलेज में होने वाली प्रतियोगिता को लेकर काफी खुश थी, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी चिंता सता रही थी कि वो उस प्रतियोगिता के लिए ड्रेस कहाँ से लाएंगी। शाम को दोनों बहनें भारी मन से घर लौटी। भाभी हमेशा की तरह उनके लौटने से पहले उनके लिए गर्म पराठे और चाय रख चुकी थी, लेकिन उनका चेहरा देखकर वो सब कुछ समझ जाती है। क्या हुआ, आज इतना चुपचाप क्यों? भाभी, कॉलेज में तिरंगा थीम पर ड्रेस क्रिएशन प्रतियोगिता रखी गई है, उसमें भाग लेना जरूरी है, और आपको पता है जीतने वाले को पूरे 1 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। क्या? लेकिन ड्रेस खरीदने के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? इसीलिए तो भाभी हमने डिसाइड किया है कि इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। हाँ भाभी। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, मेरा कितना मन था कि मैं अपनी नंदों को खुश रख पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो इनके सपने पूरे ही नहीं कर पाऊंगी। सुगंधा को उस रोज बड़ा दुख हुआ। अगले दिन वो नदी पर पानी भरने गई, जहाँ उसने देखा कि नदी किनारे एक मछली किनारे पर पड़ी हुई थी। अरे ये क्या हुआ? लगता है बेचारी तकलीफ में है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। सुगंधा अपनी साड़ी का पल्ला काटकर उसके जख्म पर बांध देती है, जिसके बाद वो उसे पानी में उतार देती है। पानी में जाते ही वो मछली एक बड़ी ही सुनहरे रंग की हो जाती है और उसमें से एक अद्भुत रोशनी आती है। ये कैसी रोशनी है? तुम एक बहुत अच्छी औरत हो सुगंधा, और तुम्हारा मन भी बड़ा साफ है। आज तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई। हे भगवान, दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है? इसमें दुनिया की बात कहाँ से आ गई? और नहीं तो क्या, आजकल ये सब साइंटिस्ट लोगों का ही तो किया धरा है, जो ये सब टेक्नोलॉजी बना दी है। पहले रोबोट बनाए और अब बोलने वाली मछली। अरे, मैं बोलने वाली मछली हूँ, लेकिन मुझे किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, बल्कि मैं तो जल परी हूँ, एक जादुई जल परी। मैं कुछ देर जंगल में गई थी, लेकिन एक शिकारी का तीर मुझे लग गया, जिस कारण मेरे ये चोट आ गई। जैसे तैसे मैं यहाँ तक आई, लेकिन तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई। अब मांगो तुम मुझसे क्या मांगती हो? जलपरी देवी? अरे बाप रे, ये सब तो मेरी दादी बचपन में हमें कहानियों में सुनाती थी, लेकिन आज तो आपके दर्शन भी हो गए। जय जलपरी मैया की। तुम सच में बहुत ही मजाकिया हो सुगंधा। चलो अच्छा, अब अपनी कोई विश मांगो। क्या मैं कोई 2 विश मांग सकती हूँ? वो क्या है ना, कई साल से मेरे पति बॉर्डर से नहीं आए हैं, उनकी कोई खबर नहीं है। एक तो वो वापस आ जाएं, और दूसरा मेरी नंदों के कॉलेज में जो 26 जनवरी पर प्रोग्राम होने वाला है ना, क्या कहते हैं, हाँ, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, उसके लिए उनके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उनके लिए कोई बढ़िया सी ड्रेस दे दो। इच्छा तो कोई एक ही पूरी होगी। अब बोलो क्या चाहिए? फिर तुम मेरी नंदों के लिए ड्रेस दे दो, क्योंकि कल को मेरे पति घर लौट आए तो उन्हें भी बड़ा दुख
होगा कि मैंने उनकी बहनों को वो खुशी नहीं दी। ये सुनकर मछली मुस्कुरा पड़ी। तभी सुगंधा के हाथ में 2 तिरंगा ड्रेस आ गई जो कि बड़ी ही सुंदर थी। अरे वाह, ये तो बड़ी ही सुंदर है। अब तो मेरी निधि और प्राची ये देखकर खुश हो जाएंगी। अब वो दोनों ड्रेस लेकर घर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर उनकी नंदे भी बड़ी खुश होती हैं। वाह भाभी, ये ड्रेस कितनी खूबसूरत है, ये आप कहाँ से लाए? फिर सुगंधा उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी आप कितनी अच्छी हैं, जो आपने अपने लिए ना सोचकर हमारे बारे में सोचा। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारे भैया जरूर वापस आ जाएंगे। अब तुम अपनी प्रतियोगिता की तैयारी करो। 2 दिन बाद कॉलेज में प्रोग्राम होता है और वो दोनों तैयार होती हैं। वाह प्राची, इतनी सुंदर ड्रेस तो किसी की नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसके साथ बढ़िया सा हेयर स्टाइल और मेकअप भी हो जाता तो और भी अच्छा होता। तभी अपने आप ही उनका बहुत ही सुंदर मेकअप और हेयर स्टाइल हो जाता है और वो दोनों बड़ी ही सुंदर लगती हैं। ये कैसा जादू है प्राची? हमने जो कहा वो हो क्या? हाँ जरूर, इसमें कोई न कोई बात तो जरूर है। कहीं ये जादुई ड्रेस तो नहीं? क्या कहा तुमने? जादुई ड्रेस? तभी सुगंधा भी उनकी बात सुन लेती है। अगर ये ड्रेस सच में जादुई है तो तुम्हारे भैया जल्दी से मेरे पास आ जाए। जैसे ही सुगंधा ये बोलती है तभी उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से फौजी ड्रेस में उसका पति बाहर आता है, जिसे देख वो तीनों बड़ी खुश होती हैं। इतने समय से आप कहाँ थे जी? कोई खबर नहीं। सुगंधा, एक रोज फायरिंग करते हुए मैं दुश्मनों की सीमा में घुस गया और उन्होंने मुझे कैद कर लिया, लेकिन फिर मुझे मौका मिला और मैं वहाँ से भाग निकला। ये सब सुनकर वो सब हैरान थे। फिर सारी बात वो उसे भी बताती है, जिसके बाद वो अपने भाई और भाभी के साथ कॉलेज प्रतियोगिता में चली जाती हैं, जहाँ 26 जनवरी का प्रोग्राम था। उनकी ड्रेस देख सभी हैरान थे। ये इस गरीब के पास इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से आई? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर बाद प्रतियोगिता शुरू होती है और उन दोनों बहनों की सबसे अलग ड्रेस देख वो सब हैरान रह जाते हैं। दोनों बहनें वो प्रतियोगिता जीत जाती है, साथ ही 1 लाख का इनाम भी। उस दिन के बाद सुगंधा और उसके परिवार के सारे कष्ट मिट जाते हैं, क्योंकि अब वो उस जादुई ड्रेस से कुछ भी मांग सकती। एक पराठा ले लो ना, ससुराल में थोड़े ही न बैठे हैं। अच्छा भाग्यवान, लाओ दे दो। अच्छा ये कुसुम कहाँ है? सो रही है महारानी। अभी तक सो रही है? उसे बोलो कि उठ जाए, वरना नाश्ते के बजाय दोपहर का खाना मिलेगा सीधा। ये कहानी है रवि और उसके परिवार की। रवि बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़का था। और फिर नाश्ता करने के बाद, चलो भाई बहुत हो गया, पता नहीं आज मशीन चलेगी भी या नहीं। पापा मैं भी चलूं आपके साथ? और तू क्या करेगा वहाँ दुकान पे? सिलाई सीखूंगा आपसे। लो जी, सुनती हो, हम सोच रहे हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा और इसे देखो, इसे भी मेरी तरह दर्जी बनना है। हाँ तो दर्जी बनने में क्या बुराई है पापा? नहीं पगले, तू तो जम के पढ़ाई कर और बड़ा होके डॉक्टर इंजीनियर बन। दर्जी बन के तो तू मेरी तरह गरीब ही रह जाएगा। बढ़िया पैसे कमाएगा तो कुसुम की शादी करना भी तो आसान हो जाएगा। दोनों मिलकर अच्छा दहेज दे पाएंगे उसे और उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो पाएगी, समझा? देखो माँ, मेरी नींद भी नहीं खुली और ये दोनों मुझे घर से निकालने की बातें कर रहे हैं। घर से निकालने की नहीं, तुझे तेरे ससुराल भेजने की बात कर रहे हैं। मैं तेरे भाई को समझा रहा हूँ कि वो अच्छे से पैसे कमाए, तभी तो हमारी कल्लो की शादी हो पाएगी। देखो माँ, मुझे पापा फिर कल्लो कह रहे हैं। खुद तो काले और मुझे कल्लो कल्लो कहते हैं। और आप सुन लो भैया, आपको मेरे लिए पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए पैसे मैं खुद कमाऊंगी। अच्छा, और वो कैसे? मैंने सोच लिया है, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। हमने तो सोचा था कि बिटिया पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगी, पर ये भी अपने भाई की तरह निकली। ऐसे क्यों बोल रहे हो पापा? पता है कितना पैसा कमाती है पार्लर वाली आजकल? हाँ, बस करवा चौथ के दिन, बाकी दिन तो बस खुद का ही मेकअप करती रहती है। ओम प्रकाश की बात सुनकर इस बार तो कुसुम भी हंस पड़ी। फिर रवि के जिद करने पर ओम प्रकाश उसे भी अपने साथ अपनी दुकान ले गए। उस दिन रवि ने पहली बार अपने पापा की दुकान पर नाप लेने से लेकर कपड़े की कटाई और फिर सिलाई होते हुए देखी। बड़ी मेहनत के बाद शाम को ओम प्रकाश ने एक लहंगा तैयार कर दिया और फिर, बता कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर है पापा। तूने देखा ना कैसे मैंने पूरा दिन मेहनत करके ये लहंगा तैयार किया, और मुझे क्या मिलेगा? लागत हटा दो तो ले दे के कुछ 1000 रुपए, और डॉक्टर लोग तो एक मरीज को देखने के लिए ही इतने रुपए ले लेते हैं, कुछ समझा? हाँ पापा समझ गया। अच्छा पापा, जब तक मेरी छुट्टियां हैं मैं आपके साथ दुकान पर रोज आ सकता हूँ? हाँ, पर सिर्फ छुट्टियों तक, उसके बाद नहीं। उस दिन रवि बहुत खुश था। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीत रहा था, पर गरीब ओम प्रकाश के दिल पर गरीबी का बोझ था। वो चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे अच्छे कॉलेज से पढ़कर कुछ अच्छी नौकरी करें, पर उनके पास इस सब के लिए पैसे नहीं थे। ऊपर से कुसुम का रंग सांवला था, उसकी शादी की चिंता भी उन्हें खाई जा रही थी। और एक दिन उनके दिल ने जवाब दे दिया और अपने आखिरी वक्त में उन्होंने रवि का हाथ पकड़कर उससे कहा,
अब मुझे जाना होगा रवि। अब से सारे घर की जिम्मेदारी तुझ पर है बेटा। मुझे माफ कर दे। मैं तुझे डॉक्टर नहीं बना सका, पर तुझे एक अच्छा इंसान बनना होगा। हमेशा याद रखना, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। फिर रवि की गोद में ही उसके पापा ने दम तोड़ दिया। हंसता खेलता परिवार आंसुओं के सैलाब में डूब गया। धीरे धीरे परिवार की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और फिर जैसा ओम प्रकाश ने कहा था, रवि ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वो अपने पापा की दुकान में गया और वहीं बैठने लगा। शुरू में तो उसके पास कोई कपड़ा सिलवाने नहीं आता था, पर पापा की सीख को याद करते हुए और पूरी मेहनत और लगन से उसने अच्छे कपड़े सिलने सीख लिए और गुजारे लायक पैसे कमाने लगा। फिर एक शाम, लो माँ, ये 1000 रुपए, सब्जी राशन वगैरह ले आना। भगवान, ये तूने क्या किया? कितनी छोटी उम्र में मेरे लाल के कंधों पर तूने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। भगवान को मत कोसो माँ, चलो अब खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। और ये कुसुम का है? वो भी बस पार्लर से आती ही होगी। क्या वो पार्लर में लग गई क्या? हाँ, कह रही थी भैया का हाथ बटाऊंगी। पता है उसने मेकअप का पूरा काम सीख लिया है। बता रही थी कि उसे पूरे 3000 रुपए मिलेंगे महीने के। नहीं माँ, उससे कहो कि वो पढ़ाई करे। मैं हूँ पैसे कमाने के लिए। मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो क्या हुआ, वो तो कम से कम अपनी पढ़ाई करे। रवि वाकई बड़ा हो गया था। फिर अगले दिन जब रवि अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, तुमसे एक काम था। जी बताइए। तुम लहंगे सिलते हो क्या? हाँ जी सिलते हैं, पर लहंगा किसके लिए सिलवाना है? और आप कपड़ा लाई हो? यही तो दिक्कत है बेटा। ये मेरी पोती है। परसों इसके स्कूल में कोई फंक्शन है, उसमें इसे राधा बनना है। इसकी मैडम ने कहा है कि लहंगा चोली पहन कर आना है, पर मेरे पास ना तो अभी कपड़ा खरीदने के पैसे हैं और ना ही तुम्हारी सिलाई देने के। अच्छा, पर दादी कपड़ा तो चाहिए ही होगा ना? बेटा देख लो, बची खुची कतरनों को जोड़कर ही बस एक काम चलाओ सा लहंगा बना दो ना। मेरी पेंशन आएगी ना 1 तारीख को, तो मैं तुम्हें सिलाई के पैसे दे जाऊंगी आकर। ये गुड़िया तो मेरी बहन जैसी है। मैं इसके लिए लहंगा जरूर सिलूंगा, और आपके पास जब पैसे हों अब तब दे देना, ठीक है? रवि की अच्छाई ने बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उनके जाने के बाद रवि ने अपने कट पीस के ढेर में से अच्छे अच्छे और चमकीले कपड़े निकालने शुरू कर दिए और लहंगा बनाना शुरू कर दिया। उसके पास वक्त कम था और काम ज्यादा था। फिर अगले दिन, कैसे हो बेटा? आइए दादी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। लीजिए, आपकी पोती का लहंगा बनकर तैयार है। अरे पर गुड़िया है कहाँ? वो नहीं आई, वो खाना बना रही है। तुम मुझे दिखाओ कैसा बना है। लो ये देखो दादी, बहुत मेहनत की है मैंने। बताओ तो कैसा बना है? अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर बना दिया तुमने बेटा। 1000 का लहंगा लग रहा है। तेरी बहन खुश हो जाएगी, सच में कमाल कर दिया तुमने तो। जब गुड़िया को बहन मान ही लिया है तो खराब लहंगा कैसे बना था, बताओ दादी? ये बात भी सही है। अच्छा सुनो, इसके पैसे तो मैं 1 तारीख को ही दूंगी, लेकिन बेटा तुम ये रख लो। ये क्या है दादी? आज मुझे मंदिर के बाहर ये कपड़ा दान में मिला था। एक अमीर औरत सबको कपड़ा बांट रही थी। शायद कोई मन्नत पूरी हुई थी उसकी। अब गुड़िया का तो लहंगा बन गया, तो ये कपड़ा मेरे किसी काम का नहीं, तो इसे तुम रख लो। नहीं नहीं दादी, ये तो महंगा कपड़ा लग रहा है, इसे आप ही रखो। मैं क्या करूँगा इसका? तुमने मुझे दादी बोला है ना, तो इससे अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। वो भी तो मेरी पोती हुई ना, कहना उसकी दादी की तरफ से तोहफा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे सिलाई के पैसे नहीं दोगी, ठीक है ना? जो कपड़ा बुढ़िया रवि को देकर गई थी वो वाकई बहुत अच्छा था। रवि सोचने लगा कि वो उस कपड़े से क्या बनाए, और फिर उसने अपनी कैंची और फीता उठाया और काम पर लग गया। पूरे 2 दिनों की मेहनत के बाद उसने एक बहुत ही प्यारा लहंगा बनाकर तैयार कर दिया। फिर उसी शाम, कुसुम कहाँ है तू? हाँ भैया, यही हूँ, बताओ। ये देख, मैंने तेरे लिए लहंगा सिला है, जा जल्दी पहन कर आ तो। अरे वाह, देखो ना माँ, भैया ने कितना प्यारा लहंगा सिलाया मेरे लिए। भगवान कसम, इसे पहनकर तो तू परी लगेगी कुसुम। पर रवि, तू इतना महंगा कपड़ा लाया कहाँ से? सब बताऊंगा माँ, पर पहले कुसुम जल्दी जाना। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से कुसुम के जोर से चीखने की आवाज आई। उसकी चीख सुनकर रवि और लता उसके कमरे की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि उस लहंगे को पहने खड़ी कुसुम वाकई परी लग रही थी। कमाल की बात ये थी कि उस लहंगे को पहनते ही वो एकदम गोरी और बला की खूबसूरत हो गई थी। अगले ही पल रवि और लता बुढ़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद ना तो बुढ़िया का पता चला और ना ही उनकी पोती का। हो ना हो वो कोई जादूगरनी ही थी। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है, पर अब क्या करें? उन दादी को कहाँ ढूंढे?
चल कोई बात नहीं, वो देख राधे श्याम का मंदिर, चला दर्शन करके भगवान का धन्यवाद करते हैं। फिर जैसे ही रवि और लता मंदिर के अंदर गए तो रवि जोर से चिल्लाया, वो राधा जी उनका ये लहंगा तो मैंने सिला था, वो उस गुड़िया के लिए, हाँ ये मैंने सिला था, और उन अम्मा को। इतना कहकर रवि चुप हो गया। लता और रवि दोनों की आंखों में श्रद्धा के आंसू और चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी और घर पर बैठी कुसुम अपने उस जादुई लहंगे को निहारे जा रही थी।